रिसेंटली हमने देखा कि एक गवर्नमेंट कंपनी का आईपीओ आया था जिसकी इश्यू प्राइस 32 रुपये थी और कंपनी का लिस्टिंग ही 100% से ज़्यादा का हुआ और अभी इस कंपनी का प्राइस चल रहा है 110 रुपये के आसपास। 32 रुपये का शेयर कुछ ही दिनों में 110 रुपये के आसपास चला जाता है। तो सवाल ये आता है कि क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं, यहाँ से ये कंपनी इसी तरह आगे चलती रहेगी या फिर ये एक बबल है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से पता चल सके। मैं श्रीधर आपका स्वागत करता हूँ वन मोर ट्रेड में। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या इरेडा लंबी रेस का घोड़ा है? ये जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि आखिर सरकार ने इरेडा की शुरुआत क्यों की, उसका मेन पर्पस क्या है। तो 1970s में अब तक का सबसे बड़ा ऑयल क्राइसिस हुआ था जिसमें इंडिया को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था। अब आप सभी को तो पता ही है इंडिया ऑयल इंपोर्ट करती है। तो 1973 में इंडिया का जो ऑयल का बिल है 500 मिलियन के करीब था और उसके अगले ही साल 1974 में वही बिल 1.3 बिलियन का हो गया। अब इससे इंडिया को ये सीख मिली कि हम सिर्फ ऑयल पर निर्भर नहीं रह सकते, तो इसीलिए हमें कोई और सोर्स ढूंढना था और वो सोर्स था कोल, मतलब कोयला। मगर यह भी एक लिमिटेड सोर्स है तो हम इस पर भी ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते थे। तो इसीलिए इंडिया ने 1982 में रिन्यूएबल एनर्जी का एक डिपार्टमेंट बनाया। अब रिन्यूएबल कंपनी चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसको फंडिंग कौन करेगा? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इरेडा की शुरुआत की। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि क्या ये अकेली कंपनी है जो रिन्यूएबल सेक्टर्स में फंड प्रोवाइड करती है? तो जवाब है नहीं। इरेडा के अलावा पीएफसी और आरईसी ये दोनों कंपनियां भी रिन्यूएबल सेक्टर्स में फंड प्रोवाइड करती है। हालांकि पीएफसी और आरईसी का शेयर इरेडा से कम है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इरेडा के पास कोई मोनोपोली है। इनके भी कॉम्पिटिटर्स है और आने वाले समय में अभी और आ भी सकते हैं। तो सवाल ये है कि अभी लोग इतना बुलिश क्यों है इस शेयर पे? तो इसका जवाब आपको इन दो चीज़ों पर मिल जाएगा। पहला तो इंडिया रिन्यूएबल सेक्टर पे अभी बहुत ही ज़्यादा बुलिश है और इसलिए गवर्नमेंट रिन्यूएबल सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है। सेकंड रीज़न है पीएसयू का। तो अभी पीएसयू काफ़ी बुलिश है, जाहिर सी बात है ये भी एक सरकारी कंपनी है तो ये भी बुलिश ही होगी। तो अभी सवाल ये आता है कि क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है? तो बात करें अगर रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू इस कंपनी का पिछले 4 साल में 14% से बढ़ रहा है और अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो 59% तक बढ़ रहा है। तो क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है? देखिए, अगर बैलेंस शीट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है, मगर अगर इस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो जो 14% रेवेन्यू है उसके सामने प्रॉफिट अगर देखा जाए तो वो बहुत ही बड़ा है, मतलब 59% है। तो अगर इस कंपनी को सस्टेन करना है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को एक साथ बढ़ना पड़ेगा, वरना ये जो प्रॉफिट है वो एक लिमिट तक बढ़ सकता है, उसके बाद ये कम होता जाएगा और इस फील्ड में कंपटीशन भी ज़्यादा है। बात करें अगर पीई रेशियो की, तो पीएफसी और आरईसी दोनों का पी 7 और 8 पर चल रहा है और अगर कंपेयरली अगर इरेडा की बात करें तो उसका पी चल रहा है 34 पर। तो ये बहुत ही ओवर वैल्यूड है। तो इससे ये बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि कंपनी के पास ना तो कोई मोनोपोली है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, कंपनी ओवर वैल्यूड भी है। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन फिर से कीजिए और उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिए।